नमस्कार, मैं मेघा उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का आज की बातचीत में। आज हमारे साथ शामिल हैं झारखंड की रीचा कालरा। रीचा कालरा की हाल में ही मचान फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है, जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रही। जैसे आईएमबी में भी काफी अच्छी रेटिंग मिली है। साथ में इसने रंगमंच की दुनिया में काफी ख्याति अर्जित किया है। इससे पहले रीचा ने कई शॉर्ट फिल्म, एल्बम और कई नामचीन हस्तियों के साथ, कंपनियों के साथ मॉडलिंग भी किया है। इसके साथ साथ रीचा सोशल एक्टिविटीज में भी काफी इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में रीचा ने अग्रिम भूमिका निभाई है। तो स्वागत है रीचा आपके आज के कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आपकी फिल्म से शुरू करते हैं रीचा। आपने मचान फिल्म में आखिर क्यों चुना, मतलब मचान फिल्म के कॉन्सेप्ट और उसके बारे में कुछ बताइए। मचान एक्चुअली मचान जो फिल्म है ये मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था पहले। मुझे जस्ट पता था कि कोई मूवी बनने वाली है और मैं मचान मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर जो नितेश तिवारी हैं उनसे मैं मिलने गई थी। तो वहां पे मैंने इसका गाना सुना जो शाहिद माल्या जी ने गाया है। शाहिद माल्या काफी नोन सिंगर हैं, तो उनका जो गाना था वो मेरे दिल को छुआ कि गाना बहुत ही प्यारा, आज बरस जा रे बदरा, जो आपने शायद सुना हो मूवी में। तो वो गाने में ऐसी फीलिंग्स थी कि मुझे लगा कि कुछ तो इस स्टोरी में ऐसा है जो लोगों के दिल को छूने वाला है। और एक्टिंग का तो मुझे था ही स्टार्टिंग से। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर को मैंने बताया, क्योंकि मैं गाती भी हूँ इसलिए मैं म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने गई थी। तो मैंने इंटरेस्ट उनको शो किया कि मुझे एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है, आप आगे मेरे बारे में बता सकते हैं कि मैंने काफी थिएटर एंड सब कुछ किया हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना ऑडिशन भेजो। तो मुझे नहीं था, मैंने ऐसे ही गाना सुन के ऑडिशन भेजा और उसके बाद मेरे पास कॉल आ गया दूसरे ऑडिशन के लिए। तो फिर मुझे जाके मूवी का कॉन्सेप्ट पता चला कि ये सोशल अवेयरनेस पे मूवी बन रही है। आजकल जैसे कोरोना के टाइम पे भी हमने देखा कि कैसे लोग जिनको कोरोना हो रहा है उनसे, हाँ आई नो कि डिस्टेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप ऐसे बॉयकॉट कर दो कि उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है सोसाइटी में। मुझे खुद कोरोना हुआ था, तो मुझे पता है वो फील क्या होती है। मतलब राशन तक को लेके क्या क्या फीलिंग्स आती हैं उस समय, खाने पीने की बहुत चीजें हो जाती हैं। मेरी पूरी फैमिली को ही कोरोना हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने वो चीज, अपनी मूवी जो मैंने करी है वो मैंने खुद फील की 100% कोरोना होने के बाद। मूवी तो मैंने पहले ही कर ली थी। तो वो जो हमारी मूवी है वो एड्स के ऊपर बनी है। तो एड्स के ऊपर ऐसा है, अभी भी लोगों में ये सोच है, अगर आप गांव देहात में जाओ तो वहां पे लोग इसे महामारी समझते हैं। जो लोग उससे, जिससे भी कुछ भी बीमारी ऐसा हो तो वो उसे कम्युनिकेबल डिजीज मान के उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। ठीक है, आप डिस्टेंस मेंटेन करो, कोई बुरी बात नहीं, आप अपने सेफ्टी के लिए कर रहे हो, लेकिन उनको ऐसे भी बाइकआउट मत करो कि उनको ऐसा फील आए कि वो और बाकी के 4 दिन भी क्यों जीने वाले हैं, वो इसी दिन मर जाए। ऐसी ऐसी फील आती है, मैंने वो खुद फील भी करी है। तो ये जब मैंने ये स्टोरी सुनी कि ये मचान की स्टोरी एड्स के ऊपर है, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसको तो अच्छे से निभाना है। इसके अलावा एजुकेशन की कमी है हमारी सोसाइटी में। अभी भी गांव देहात में लड़की या लड़का कोई भी हो, ऐसा सोचा जाता है कि अगर पैदा हुए बच्चे, लड़का भी पैदा हुआ है तो उसे काम में लगा दो ताकि वो तनख्वाह लेके आए, घर में खाना पीना हो, कुछ भी हो। भले ही गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी दी हुई है, स्टिल वो लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। और बेटी बचाओ भी इसमें एक मैसेज है, जो अभी ये भी हम देख सकते हैं कि बेटी बचाओ, अगर गांव देहात में जाओ तो आशीर्वाद ही यही मिलता है कि लड़का पैदा हो। लड़कियों का कोई आशीर्वाद नहीं देता, अभी भी ऐसा है सोसाइटी में। तो इस मूवी के थ्रू हमने ये 3-4 मैसेज, और स्वच्छ भारत अभियान ये भी है, इसमें 4-5 मैसेजेस बहुत अच्छे हैं। और एक बहुत ही अच्छी भूमिका सबने निभाई है अपने इमोशंस को दिखा के। एक माँ का कैरेक्टर, एक प्रेमिका का कैरेक्टर, एक दोस्त का कैरेक्टर, कि कैसे बिछड़ने से वो क्या क्या वो चीजें करते हैं ताकि वो अपने दोस्त को अपने पास पाए। लेकिन वो गांव वाले, उस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि वो उस भोला नाम के कैरेक्टर को, जिसे पत्थर मार मार के जस्ट बिकॉज उसे एड्स हुआ था, उसे मार डाला उस मूवी में, हमारी मचान मूवी में। तो ये जो चीजें, ये सोच दिखाई है, ये रियल में है ऐसा कि मतलब लोग ऐसा करते हैं और वो चीजें गाँव में ही बंद के रह जाती है, वो बाहर भी नहीं निकलती है। और बाद में मूवी में ये भी रिवील होता है कि उस भोला नाम के कैरेक्टर को एड्स था ही नहीं। तो लोगों को फिर बाद में, ये हमने एक छोटा सा कोशिश करी है कि मेन हमारा मोटिव था कि लोगों में ये जाए, ये मैसेज जाए कि ऐसा नहीं है, आप इसको मत करो। कोरोना के टाइम में ये मूवी आई हमारी, तो वो बहुत अच्छा था कि कोरोना के मरीजों को भी, जो भी कोरोना पीड़ित थे, उनके साथ बहुत कुछ हुआ।
मैंने खुद देखा है, तो आई नो, इसलिए मुझे लगा कि इस कैरेक्टर को करना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है। इसकी हमारी रिहर्सल हुई, इनफैक्ट गांव में मैं कुछ दिन रही भी थी वहाँ के लोगों की बॉडी लैंग्वेजेस नोटिस करने के लिए। तो मुझे लगा कि हाँ चलो, ये मूवी अच्छी है और मुझे करनी है, दैट्स इट। इसलिए मैंने चुना। मूवी या वाकई बहुत अच्छी है रीचा। तो आप ये बताइए कि मूवी में आपने बतौर मुख्य किरदार निभाया है, लीड रोल है आपका खजरी का, एकदम एक गांव पृष्ठभूमि के ग्रामीण लड़की का आपने रोल निभाया है। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक शहरी क्षेत्र से बिलोंग करने के बाद शुरू से पढ़ाई दीक्षा आपकी सारी शहर में हुई और कम्प्लीटली गाँव का रोल निभाना, तो आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक्चुअली पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, मन था कि करना तो है, क्योंकि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो इसलिए कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकती हूँ। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जब भी कोई भी काम करो उसमें कंफर्ट जोन होना बहुत जरूरी है। तो मेरी जो टीम थी, जो मेरे डायरेक्टर थे, राइटर थे, जितने प्रोड्यूसर थे, वो सब इतने फ्रेंडली, और मतलब कोई कोई बर्डन नहीं था मेरे सर पे कि तुम्हें करना, मतलब उनको ही मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि अच्छा करेगी। तो वो एक अलग सी फील आई। तो मतलब वो एक्सपीरियंस, ऊपर से मैं अर्जुना माओ गांव में शूट हुआ था, जो लखनऊ में है, छोटा सा गांव है। हमारी जो पूरी मूवी है एक गांव में ही शूट हुई है। तो उस गांव के जो लोग थे वो इतने अच्छे, मतलब कोई मुझे पकौड़ियाँ खिला रहा है, कोई घर की लस्सी पिला रहा है, तो मतलब एक कंफर्ट जोन बहुत था। मैं तो सेट का खाना भी नहीं खाती थी, मैं गांव वालों के घर का ही खाना खाती थी। तो मुझे एक ऐसी फील आ रही थी कि मैं उस गांव की बच्ची हूँ। ऐसे ही मतलब अगर हम लड़कियों को जैसे अगर हम इस कंट्री में रहते हैं या फिर दिल्ली जैसी जगह में रहते हैं, तो हमें थोड़ा डर सा फील होता है कि कहीं बाहर निकलेंगे ये वो, लेकिन गांव में अभी भी सभ्यता कायम है इन सब चीजों को लेके। मतलब मानते हैं कि हाँ चलो, एक सेफ्टी के मामले में, क्योंकि सारे वो जो लोग थे वहाँ गांव के, वो मतलब बहुत ही सिक्योरिटी दे रहे थे, बहुत कंफर्ट दे रहे थे। तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा था, टीम भी बहुत अच्छी, गांव वाले भी बहुत अच्छे, और मुझे बहुत मजा आया काम करके। आपकी फिल्म जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 24 जनवरी को रिलीज हुई है। तो हाँ ओटीटी जी। प्लेटफॉर्म को आप बतौर फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य के रूप में कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी पहली फिल्म ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है, तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे लगता है भविष्य की बात कीजिए तो मुझे तो अभी दिख रहा है कोरोना टाइम में क्या हुआ, सब ओटीटी में ही मूवीज देख रहे थे। तो इससे ये फायदा है कि जैसे थके हारे जो लोग वीकेंड में घर में रहते हैं, तो उनका मन नहीं करता कि वो घर से बाहर निकले, जाके थिएटर में अपनी फैमिली को लेके जाए। उनको लगता है घर में ही रहे, थोड़ा कंफर्टेबल रहे, अपनी फैमिली वालों को भी टाइम दे, क्योंकि बाहर जाना ट्रैवलिंग में ही आधी जिंदगी तो ट्रैवलिंग में खर्च हो जाती है हमारी। तो मुझे लगता है ओटीटी आगे फ्यूचर में, मतलब अभी भी है और बहुत रहेगा ही, लेकिन जो ऑडियंस होती है, जैसे अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो मुझे सिनेमा में जो बड़ी स्क्रीन में मूवी देखने को मिलती है उसकी मुझे अलग फील आती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑडियंस कि किसको क्या पसंद है। लेकिन ओटीटी का फ्यूचर अभी भी अच्छा है और आगे भी अच्छा ही होना है, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन और इनफैक्ट अपने पर्सनल लोन टाइम लोगों को चाहिए ही होता है, तो उसके वो घर पे ही प्रेफर करेंगे। तो इसका भविष्य काफी अच्छा है मुझे लगता है। हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। हाँ रीचा, आपने अभी मचान में काम किया है और आपकी कुछ मैंने वेब सीरीज और छोटे छोटे शॉर्ट मूवीज देखी, जैसे ब्लाइंड लव है जिसमें आपने एक अच्छा कैरेक्टर, एक काफी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर निभाया है। तो बतौर हाँ, अभिनेत्री आगे किस प्रकार के कैरेक्टर्स को और चुनेंगे, आप किस प्रकार के कैरेक्टर्स में और काम करना चाहेंगे? मेरी एक्चुअली इस मूवी के साथ, मचान के साथ, मेरी अभी 3 और मूवीज आने वाली हैं, जिसमें सब में मुझे कैरेक्टर्स अलग ही प्ले करने को मिला है। इसके अलावा मेरी एक और मूवी आने वाली है, फिजा में तपिश, जिसकी सारी शूटिंग इलाहाबाद में हुई है। वो जिहाद के ऊपर है, तो वो भी एक कैरेक्टर था। हाँ जी, वो भी आने वाली है। और इसके अलावा मैंने किर्गिस्तान में, रशिया में भी शूट किया है अभी पटनायक सर के साथ, जो मूवी का नाम है अलीशा। तो ये सारे ही डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सब में मैंने अलग ही कैरेक्टर, सारे लीड में है और सारे अलग ही मुझे चैलेंजिंग रोल्स मिले हैं उसमें। तो आपने जैसे ब्लाइंड लव शॉर्ट फिल्म्स, तो आपने देखा होगा कि मुझे हर तरह के ही कैरेक्टर्स आपने देखे होंगे कि मैंने निभाए हैं। तो मुझे इन फ्यूचर अगर कोई बोले कि भाई आप बताओ आपके हिसाब से हम मूवी बना रहे हैं, क्या कैरेक्टर करना चाहोगे, तो मुझे ऐसा कुछ कैरेक्टर करना है जो सोशल अवेयरनेस पे भी हो, और जिसमें मैं, मतलब काइंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई जैसा, मुझे बहुत पसंद है ऐसा रोल करना, जिसमें हर एक चीज हो, एक मर्यादा हो,
एक जोश हो, एक मतलब सोशल अवेयरनेस पे हो चीजें, तो वैसी चैलेंजिंग रोल्स करना मुझे बहुत पसंद आएगा आगे अगर मुझे मिले तो। yes. आपने मर्यादा और सभ्यता की बात की रीचा, तो आप ये बताइए कि हम अगर 90s की दौर से बात करें, तो 90s की दौर से भी 2021 जो फिल्मों का जो मतलब बढ़ा हुआ है, वो फुहड़, हम पहले सभ्यता, संस्कृति और इन चीजों को ज्यादा दर्शाते थे, कल्चर को, और अब अगर फिल्मों की बात करें तो फुहड़ता और बहुत ज्यादा इस तरह के कॉन्सेप्ट को प्रचलन में मिला है, इस टाइप की फिल्में ज्यादा पसंद की जाती है। तो आप बतौर एक्ट्रेस इसे कैसे देखती हैं? मुझे ये चीज तो बहुत ही खराब भी लगती है, क्योंकि अभी आजकल के टाइम में ऐसा है कि लोग बिजनेस के लिए मूवीज मूवीज बना रहे हैं। हमें एक्टर्स को भांड कहा जाता था कि वो मतलब लाइक एक शब्द है ये, जो कलाकार लोग होते हैं उसे भांड कहा जाता है। जो हमारा जो कलाकार की जो चीज होती है वो इसलिए बने हैं कलाकार कि लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया जाए, rather देन उनकी इंटरटेनमेंट किया जाए। एंटरटेनमेंट बाद में आया, जो हमने मूवीज में भी देखा, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव कि हाँ, खुशी होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लेकिन साथ में जैसे आजकल के बच्चे मैं देख रही हूँ कि वो मतलब ऐसे जैसे यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे, बहुत ऐसे ऐसे मैसेजेस, ऐसी ऐसी चीजें वो बोल देते हैं कि उनको पता ही नहीं कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनका। मतलब अभी मैं कुछ बच्चों से मिली कुछ दिन पहले, तो उनकी जो मेंटल लेवल है वो, हमने 12th तक तो उतना कुछ जानते ही नहीं थे हम। हाँ, जानना अच्छी बात है, कोई नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अच्छी चीज की नॉलेज हो तो वो ज्यादा बेटर है, रेदर देन उनको इन सब चीजों का ज्यादा पता है कि कौन सी क्या गालियां होती है, क्या क्या होता है। तो हम कौन सी हीरोइन कितनी हॉट है, क्या है, ये सब चीजों की ज्यादा नॉलेज होती है बच्चों को। तो मुझे लगता है कि 90s की मूवीज और अभी की मूवीज में वास्ट डिफरेंस है। पहले के टाइम में कंटेंट होते थे, पहले के टाइम में लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता था, ऐसी मूवीज बनती है जो मुझे तो खैर ओल्ड मूवीज अभी भी पसंद है। अगर मुझे बोला जाए कि क्या मूवीज नई में, तो मैं नई के नाम मुझे ध्यान नहीं है जितने मुझे पुरानी मूवीज के ध्यान है। तो मुझे पुरानी मूवीज के ही कंटेंट पसंद है। आजकल के टाइम में बिजनेस के पर्पज से हर मूवी में इन शॉर्ट गंद मचा हुआ है ठीक है, तो वहां पे ऐसा शो कराते हैं कि मतलब एक आइटम सॉन्ग, खैर मेरी भी मूवी में एक आइटम सॉन्ग है, मैं मानती हूँ, लेकिन एक मैसेज भी है। वो आइटम सॉन्ग है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक मैसेज भी हो तो समझ में आता है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, साथ में कंटेंट भी जा रहा है, एक मैसेज भी जा रहा है, तब वो चीजें समझ आती है। लेकिन सिर्फ आप गंद ही दिखा रहे हो, ग्लैमर ही दिखा रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है, और हमारे आने वाले टाइम में भी कोई फायदा नहीं है। मैं बॉलीवुड से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि प्लीज अच्छे कंटेंट लाएं, ताकि हमें भी मजा आए काम करने में। हम ऑडिशन के लिए जाते तो हमसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आर यू कंफर्टेबल विद डूइंग दिस सीन्स एंड ऑल। मुझे लगता है भाई, एक्टिंग करने आए, ये क्या, ये सवाल क्या है? ठीक है, मूवी की डिमांड है, कोई करना चाहता हो, ठीक है, कंफर्ट जोन के हिसाब से, तो कोई बुराई नहीं है, कोई करना चाहे तो किसी को आप रोक नहीं सकते हो। लेकिन आप सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि बॉलीवुड के जो सीनियर लोग हैं, जो जो काफी नोन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, ऐसा कंटेंट लाओ कि हमें भी मजा आए उसमें काम करके। अभी पुराने टाइम की मूवीज भी हिट होती थी, अभी भी हिट होती हैं, लेकिन पुरानी मूवीज, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, तो बहुत फर्क है हाँ। रीचा, मैंने नोटिस किया है, मैंने जितना आपको समझा, कि आपके जितने कंटेंट्स मैंने आपने अब तक काम किया, वो कहीं ना कहीं सोशल इशू से जुड़े हुए हैं। फिर वो एड्स को हाँ। लेकर के फिल्मों में प्रमोशन करना हो, मतलब एड्स को के बारे में लोगों को समझाना हो, या फिर ब्लाइंड लव में लड़कियों को दिखाना कि आप कैसे मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के को लेकर के सामने आ सकती है, या फिर बात करें आपके जो भी आप प्रोजेक्ट, सोशल प्रोजेक्ट्स करती आई हैं, बेटी बचाओ या फिर और भी इस तरीके के कार्यक्रम, तो आखिर क्या वजह है कि आप ज्यादातर सोशल इश्यूज को ही चुनती हैं, मतलब इस टाइप के सोशल इश्यूज जो समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं? मैं एक्चुअली संस्कार भारती से भी जुड़ी हुई। संस्कार भारती एक आपको पता होगा, एक सोसाइटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक्टर्स होते हैं, कलाकार होते हैं, वो अपनी चीजों से एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो एक्टर बनने का मोटिव मेरा ये नहीं है कि मुझे फेम चाहिए, या मैं ज्यादा हॉट दिखना चाहती हूँ, या मुझे लोग जाने कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरा ये मोटिव है कि मैं अपनी इस जिंदगी में कम से कम 100 नहीं तो 2-4 लोगों को ही एक अच्छी सोच, एक अच्छा मैसेज दे पाऊँ। तो मुझे ये लगता है, अभी मेरा एक गाना आने वाला है, बादलों में चांद। वो गाना मैंने खुद से लिखा है, गाया है, कंपोज मतलब म्यूजिक कंपोजिशन नितेश तिवारी जी ने ही करी है। तो वो गाना भी कुछ इसी पे है, मोटिवेशनल गाना है।
मतलब पेड़ पौधों पे है ये, और भी गाने लिखे हैं, एक गाना आ रहा है और दूसरे और भी गाने आने वाले हैं। खैर मेरी मूवीज आई हैं, सारी मूवीज सोशल अवेयरनेस पे ही हैं, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि मैं इस समाज, इस दुनिया में अगर जितने दिन जी रही हूँ, लोगों तक खुशी के साथ साथ कोई मैसेज पहुंचा सकूं। ऋषा, आपने अभी बताया कि आपको सभ्यता मतलब जो भी कल्चर को लेकर की मूवीज में ज्यादा काम करना पसंद है। तो सपोज आपको एक ऐसी मूवी ऑफर की जाए जो कहीं ना कहीं कल्चर इशू पे बेस्ड तो हो, बट उसमें आपको बिकनी या फिर कुछ ऐसे ड्रेस पहनना पड़े, तो क्या आप उस मूवी को करेंगी? हाँ देखो, मैंने क्या कहा कि मुझे जो लोग करते हैं, जो लोग कंफर्टेबल है उन सीन्स को करने के लिए, मुझे उन चीजों से प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ सोच के ऊपर मैटर करता है कि क्या गंदा है, क्या सही नहीं है। अगर मेरी बिकनी पहनने से या कुछ ऐसे पहनने से अगर कुछ मैसेज पहुंच रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अभी इस लेवल में, मेरा वो कंफर्ट जोन नहीं है। मतलब मैं, अगर मुझे कोई ऑफर दे तो मुझे नहीं पता मैं उस समय क्या आंसर दूंगी, कि मुझे करनी है कि नहीं करनी। क्या पता मुझे कंटेंट इतना पसंद आ जाए कि मैं कर भी दूं। तो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, बिकनी पहनना या न्यूडिटी, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई अच्छा मैसेज जा रहा है तो समझ में आती होगा। लेकिन फालतू में आप बिजनेस के लिए कुछ भी कर रहे हो, या अपने आप को सिर्फ पैसा कमाने के लिए एंटरटेनमेंट हो, तो वो चीजें पे मैं बिलीव नहीं करती। लेकिन अभी के टाइम में आई एम नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग बिकनी एंड ऑल। ऐसा है। या तो जैसे कि आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो आप ये बताइए कि बतौर मतलब एक मिडिल क्लास लड़की होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या सैक्रिफाइसेस एक लड़की को करने पड़ते हैं एज ए एक्ट्रेस? मुझे लगता है कि सेक्रीफाइस मिडिल क्लास वालों के लिए नहीं है, हर क्लास वालों के लिए। सेक्रीफाइसेस एज इन स्ट्रगल ही है, स्ट्रगल इनफैक्ट हर एक फील्ड में भी है। तो बीइंग अ मिडिल क्लास भी, और बीइंग अ झारखंड की वासी भी, जब मैं हजारीबाग से दिल्ली आई पहले, तो मैंने वो चीज भी फेस करी। जैसे मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताया होगा कि कैसे लोगों की सोच होती है। तो मुझे एलिवेशन लेवल भी था मेरे लिए कि चलो मुझे आगे करना है, कुछ करना है। डजेंट मैटर, मुझे लगता है कि आप कहाँ से हो, मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, क्या हो, अगर किसी को कुछ करना होता है तो वो कर ही लेते हैं। खैर मेरे माँ बाप का, मेरी मम्मी एक ब्यूटिशियन है, अजीत कालरा। मेरे पापा अमरपाल सिंह कालरा जो एक बिजनेसमैन है। मेरे दोनों भाई रवि सिंह कालरा और रक्की कालरा, इन सब ने मुझे काफी सपोर्ट किया। उन्होंने मैंने ग्रेजुएशन के बाद से ही घर से पैसा लेना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे खुद एक स्ट्रगल करना था। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पैसों की प्रॉब्लम हो या फिर वहां से मुझे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन खुद से करने का अलग ही मजा होता है। तो इसलिए मुझे था कि मैं खुद से करूं। तो मुंबई जैसी जगह में, जो शायद तुमने एक वर्ड सुना होगा, नेपोटिज्म, वो तो है। उसके वो तो 110% है मुंबई में, कि हाँ जो बड़े एक्टर्स के बच्चे हैं और उनका मैं मानती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, सबकी अपनी डेस्टिनी भी होती है। ऐसा नहीं कि जो मिडिल क्लास से आ रहे हैं उनको नहीं मिलता काम। लेकिन मुझे लगता है जो मेन चीजें मैटर करती हैं वो टैलेंट ही होता है। आपका टैलेंट कितना कितना अच्छा है, आप कैसे कैरी करते हो अपने आप को, ये सब चीजें। तो मैंने भी बहुत चीजें भी डोर टू डोर जाके ऑडिशन दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। और उस ऑडिशन के बाद ही मुझे नंबर्स मिले। फिर एक लेवल और बढ़ा। जैसे वहां पे मुंबई में कैटेगराइज करते हैं, डोर टू डोर वाले आर्टिस्ट, एक मीटिंग वाले आर्टिस्ट, एक इंटरव्यू वाले आर्टिस्ट। ऐसी चीजें हैं। तो मैंने वो चीजें फेस करी है, मुझे मजा आया उन चीजों को फेस करने में। फिर जब मैं डोर टू डोर वाली आर्टिस्ट नहीं हुई तो मेरे पास सारे नंबर थे, फिर मैं शॉर्टलिस्ट होने के बाद जाती थी ऑडिशन के लिए। फिर मेरा काम आया तो लोग मुझे काम देख के बुलाते थे। फिर उसके बाद ऐसे ही मैंने एक मूवी करी, तो उसके बाद मुझे दूसरी मूवी मिली, जैसा कि मैंने फिजा में तपिश के बारे में बताया। फिर तीसरी मूवी मिली अलीशा, और चौथी मूवी जो मैंने हजारीबाग में शूट करी है, अभी जाओ किया। तो ये सारे काम, जितनी भी मैंने मूवीज करी हैं, शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो सॉन्ग्स, ये सब में स्ट्रगल था। और अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है। स्ट्रगल तो कभी खत्म ही नहीं होता। इनफैक्ट जो बड़े सुपरस्टार भी बन जाते हैं, उनकी भी लाइफ में स्ट्रगल होता है कि वो स्टार कैसे बने रहे। तो इट्स ओके, इट्स फाइन। आई एंजॉय दिस फेज एंड लाइक इट्स फाइन फॉर मी। स्ट्रगल था, बीइंग अ मिडिल क्लास, बहुत चीजें होती हैं कि आपको देखना पड़ता है। तो ठीक था, इट वॉज फाइन। मेरे माँ बाप मेरे साथ थे तो सब कुछ मेरे हाथ में था। माँ बाप समथिंग के रियली गुड। आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। दिस इज समथिंग या रियली गुड रीचा, कि आप अपने काम को इतना एंजॉय करती हैं। आपने अभी एक वर्ड बोला, नेपोटिज्म।
तो आप ये बताइए कि मतलब नेपोटिज्म कितना टफ होता है बिना एक गॉड फादर के। आप फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में प्रवेश कर रहे हो, बिना गॉड फादर के सक्सेस कितना ज्यादा वैरी करता है। मतलब अगर आपके पास गॉड फादर हो तो सक्सेस मिलने की क्या क्या मायने होते हैं क्या? लोग कहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं डायलॉग्स आते कहाँ से है। बिना गॉड फादर के नहीं हो सकता, बिना इसके नहीं हो सकता। भाई गॉड फादर भी तो कोई इंसान ही है ना। मेरे गॉड फादर तो मेरे गुरुजी हैं, जो मेरे ईश्वर है, मैं उन्हीं को मानती हूँ, बिलीव करती हूँ गुरु नानक देव पे। उसके बाद मेरे माँ बाप भी मेरे गॉड फादर है। मुझे नहीं लगता कि गॉड फादर के होने के बाद ही आप सुपरस्टार बन सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रगल। इट्स नॉट लाइक कि आपके, हाँ ये चीज हो जाती है, मैं मान सकती हूँ कि गॉड फादर होने से, गॉड फादर इज जस्ट विद नेपोटिज्म के ही रिलेट कर सकते हो आप। किनका गॉड फादर होता है आखिरकार, कौन किसे आगे क्यों बढ़ाता है? कोई सबसे पहला रीजन, सबका सवाल ये होता है कि आखिर हम तुम्हें क्यों आगे बढ़ाए, हमें क्या बेनिफिट होगा, है ना? या तो उनको पैसे से बेनिफिट चाहिए होगा, या तो किसी और चीज से। किसी और चीज से आप कर नहीं सकते, कोई जरूरत नहीं है, तो गॉड फादर की जरूरत क्या है? गॉड फादर की उन्हें जरूरत होती है जिनको अपने टैलेंट पे बिलीव नहीं है। जो टैलेंटेड है वो खुद आगे निकल सकते हैं। फिर तो पता नहीं कितने फादर आ जाते हैं बन के कि हम आपके गॉड फादर हैं, हम आपके गॉड फादर हैं। तो ना गॉड फादर होने के बाद भी मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, और मैं बस ईश्वर पे बिलीव करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। जहां तक पहुंचूंगी ठीक है, एक जिंदगी मिली है, नहीं तो अगली जिंदगी में कर लेंगे, या पता नहीं, इट्स ओके। जो है मैं एंजॉय कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ जो मैं जी रही हूँ। रीचा, बेसिकली आप झारखंड से हैं। झारखंड से काफी मतलब झारखंड को ऐसे तो काफी हे दृष्टि से देखा जाता है, लोग वहां पे एक अलग मानसिकता बना के रखते हैं। लेकिन झारखंड से प्रियंका चोपड़ा, जमशेदपुर से तनुश्री दत्ता दत्ता जैसे एक्ट्रेस मतलब सामने आई है, काफी बड़े बड़े चेहरे आए हैं। तो आप एज ए एक्ट्रेस अपना आइडियल किसको मानती है? अगर मैं बात झारखंड की करूँ या प्रॉपरली बॉलीवुड की, तो आप अपना आइडियल किससे मानती हैं और क्यों? मुझे आइडल, देखो मेरा कोई फिट हीरो हीरोइन ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ मुझे जैसे रेखा जी, ऐश्वर्या राय, ये सब पसंद थे। लेकिन आइडल मैं वैसे तो मोदी जी को भी मानती हूँ क्योंकि उनकी चीजें बहुत अच्छी है, सुबह उठने की एंड ऑल। वैसे अक्षय कुमार मुझे अपनी इंडस्ट्री के बहुत सही लगते हैं। अक्षय कुमार जी जो अभी तक सुबह उठना, क्योंकि वो बहुत हेल्दी लिविंग स्टाइल है उनका, तो उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। मतलब वो मुझे काफी अच्छे, मतलब मोटिवेशनल लेवल में देखा जाए तो मुझे उनको देख के ये सीख मिलती है कि हाँ मुझे भी ऐसे हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ताकि हाँ। और मुझे लगता है ये जो डेस्टिनी टर्म है ये सिर्फ 10% होती है, बाकी के 90% आपका हार्ड वर्क ही होता है। तो मुझे हार्ड वर्क और आइडल आप कह सकते हो अक्षय कुमार जी, तो वही मुझे लगते हैं। बाकी तो ऐसे ही है, कोई फेवरेट ऐसा, सब एक ही जैसे लगते हैं। पुराने एक्टर्स मुझे बहुत पसंद है, रेखा जी हो गई, अपने माधुरी दीक्षित जी हो गई। हाँ जी। आपने भी बात अक्षय कुमार और हार्ड वर्क की है, तो इससे आप ये बताइए कि एक मिथ है, मतलब मैं इसको पर्सनली भी मिथ ही मानती हूँ कि एक्ट्रेस और एक्टर एक्ट्रेसेस की लाइफ बहुत हसीन होती है, उन्हें मेहनत नहीं करना होता, हर दिन शूट एंड फोटो शूट्स में एंजॉय करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमेशा फिल्म हाँ, इंडस्ट्री में रहना, चमकते रहना, वो लाइमलाइट वाली दुनिया। तो क्या ये सचमुच मिथ है या इसमें कुछ रियलिटी भी है? क्या सचमुच लाइफ इतनी अच्छी, इतना मतलब खुशनुमा होता है जितना इसे डिपिक्ट किया जाता है? अपने हीरे को देखा है ना, जितना चमकता है, वो किस स्ट्रगल से वो हीरा बना है वो भी आपको पता ही होगा। पहले वो किस फॉर्म में होता है। तो जो हीरा होता है वो सुंदर भी लगता है हाथ में, और उसे चाटो तो वो जहर भी होता है, ये भी पता है। तो दोनों चीजें हैं। अगर बात की जाए कि इंजॉयबल, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। आप अपनी फील्ड को कितना एंजॉय कर रहे हो। आप अगर कॉर्पोरेट में हो या फिर आप जैसे आप जर्नलिस्ट हो, आप कितना एंजॉय कर रहे हो वो मैटर करता है। और आपको क्या पता इनसाइड स्टोरी क्या है, किस स्ट्रगल से वो आया है, कैसे क्या बना है, क्या पता वो खुशी जो दिख रही है वो अंदर क्या है। तो एंजॉय करना, मैं तो एंजॉय करती हूँ। लेकिन अगर आप शूट में जाओ आप बोर हो जाओगे, क्योंकि बहुत बोरिंग होती है शूटिंग। आपको कितने टेक्स और ये वो लगेगा ही नहीं, क्या है, आपको सिर्फ मलाई मलाई मिलती है ऑडियंस को हमें करना पड़ता है काम, मेहनत। लेकिन हाँ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और काफी मजा आता है मुझे अपने काम में।
रिचा में झारखंड, बिहार और ऐसे कुछ छोटे राज्य, मतलब जिनकी जो भी बहुत विकसित नहीं हुए हैं, बात उनकी करूं तो वहां पे जो लड़कियां होती है, मतलब अगर वो एज अ अपना फ्यूचर करियर एक्ट्रेसेस या फिर ऐसे कुछ रोल को चुने तो उन्हें काफी हे दृष्टि से देखा जाता है। लोगों के बीच ये भी धारणा है कि बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कास्ट काउचिंग जैसी काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आप भी काफी छोटे स्थान से आपने इतना कुछ हासिल किया है, तो आप इसको मैं कैसे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। अब मेरी मूवी में भी ये एक मैसेज भी है कि आखिर गांव में कैसी सोच होती है। ये सिर्फ एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन और अपनी चीजों में वैसा रहना, अटल रहना कि हम ही सही हैं। लेकिन मुझे लगता है परिस्थितियों और समय के साथ साथ इंसान को भी अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, जैसा चल रहा है। अब पुराने टाइम में चीजें अलग थी कि मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि सबका एक दर्जा दिया गया था कि इनको ये करना है, वो करना है। अभी का टाइम है कि सब समझते हैं कि सब है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऊपर नीचे एंड ऑल। लेकिन जब मैं झारखंड से दिल्ली आई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ मैं, दौलत राम कॉलेज से। तो जब मैं दौलत राम में थी गर्ल्स कॉलेज में, तो जब मैं बताती थी झारखंड से हूँ, तो दे वर लाइक झारखंड से हो, तुम्हें तो देख के नहीं लगता झारखंड से हो। तो बोलती भाई मेरे में क्या कांटे लगे होने चाहिए जो झारखंड से नहीं हो। तो दे वर लाइक कि नहीं, झारखंड से तो हमने सुना है कि वहां पे आदिवासी लड़कियां होती है, ऐसे मतलब बना सोच बनी हुई है। वही कहते हैं ना, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखो, जब तक आप खुद ना देखो, तो सुनी सुनाई बातें तो आप अगर 10 लोग खड़े हो, एक इंसान दूसरे इंसान को कान में क्या बोल रहा है, वही 1 to 10 तक में जाओगे तो पहले से 10वें तक के बंदे तक अलग मैसेज पहुंचेगा। ये आप आजमा के देख लेना। तो ये चीजें होती हैं, लोग क्या बोलते हैं, एक कान से दूसरे कान में जब बात जाती है, तीसरे कान में जाती है, तो फाइनल जो कंक्लूजन निकलता है वो कुछ और ही निकल जाता है। तो लोगों की ऐसी सोच है कि वो ये सोचते हैं कि वहां के लोग ऐसे हैं, वहां के लोग ऐसे हैं। तो मुझे लगता है हर जगह हर तरह के लोग, इनफैक्ट पटना के हमारे इतने महापुरुष, वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी पले, वहां के जन्मे हुए हैं। हमारे झारखंड बिहार के इतने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स लोग हैं झारखंड बिहार के, सबको पता है ये बात है। अब आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर भी वहां से आते हैं। तो मतलब मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, यहाँ पे भी है वहां पे भी है, लेकिन लोगों को इसकी सोच चेंज करनी चाहिए कि वहां से लोग आए हैं। मुझे भी देखा जाता था। और आपने कास्टिंग काउच की भी बात करी, तो जब मैं मुंबई गई, मुंबई से पहले जब मैं दिल्ली में थी, तो मैंने भी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं कि जहाँ पे मैं गई हूँ। इनफैक्ट मैं तो रोहतक भी चली गई थी, और मुझे तब पता चला कि वहां पे जो प्रोड्यूसर था उसकी सोच क्या थी। और आंसर ये था, बेटा हम तो ऐसे ही हैं। चार चार लोग ऐसे होते हैं ना, बेटा हम तो ऐसे ही है। तो मैं 2 दिन का शूट भी किया, और मैं कैसे निकली हूँ मुझे ही पता है। तो ये चीजें हैं, तो एक्सपीरियंस होता है, लेसन होता है। मुझे एक मैं मैसेज देना चाहूंगी जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं, कि जब भी आप कहीं पे भी जाओ, पूरी तरीके से रिसर्च करके जाओ, बंदा क्या है क्या नहीं है। कोशिश करो कि साथ में किसी को लेके जाओ, क्योंकि आजकल की मनोभावना क्या, लोगों की सोच है, किसी को नहीं पता। तो आपको अपनी सिक्योरिटी अपने साथ ही रखनी है। तो जब भी आप जाओ, क्योंकि ये चीज है, अभी बड़े बड़े जो स्टार्स, जो विद्या बालन और इन सब के मैं इंटरव्यूज देख रही थी, उन लोगों को भी ये सब चीजों का फेस करना पड़ा। और है, क्योंकि कहते हैं आर्टिस्ट लोग काफी मेंटेन रहते हैं, सुंदर रहते हैं, तो प्रोड्यूसर जो बुड्ढे बुड्ढे से होते हैं उनको लगता है ओहो ग्लैमर आ गया, सोच ऐसी होती है ना। तो ऐसा होता है। और कास्टिंग काउच क्या, हर जगह ही, हर इंडस्ट्री में ही लड़कियों को देखा ही जाता है ऐसी सोच से। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप निकल जाओ ऐसी परिस्थितियों से। अपने पे दम होना चाहिए। Really fun talking to you, Richa. मतलब you're so desperate, you're so confident. बस आपने ऐसे तो सारे सवालों के जवाब दिए। बस आप ये बताइए कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स, आपने पहले भी कुछ बताया बट थोड़ा विस्तार से, किस टाइप की मूवीज आपकी आने वाली है और आप किस टाइप के जी, रोल कर रहे हैं उसमें, किस टाइप की रोल कर रही हैं आप उसमें? मेरी अभी जो नेक्स्ट, अभी तो मेरा पहले गाना आने वाला है, बादलों में चांद। ये गाना जैसे कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि कैसे ऑक्सीजन की कितनी, तो इस गाने के माध्यम से पेड़ पौधों की उसमें बहुत अ, बातें की गई हैं। वो एक लड़की रहती है जो चांद तारों से बात करती है, मौसम से बात करती है, नेचर से बात करती है कि हे धरती, हे आसमान जी, हे बादल, यहाँ पे इस धरती में पानी बरसा दे, धरती की बिरहा को बुझा दे। कुछ ऐसे शब्द हैं इस गाने में। तो कोरोना को मद्दे नजर रखते हुए मैंने ये गाना बनाया है। ये पेड़ पौधों से रिलेटेड गाना है। और
काफी नेचर से रिलेटेड है, मोटिवेशनल गाना है, हंसती खेलती बच्चों के साथ। सिक्किम में मैंने शूट किया है, काफी छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसमें जो साथ में मेरे साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो बारिश होती थी पहले के टाइम में, तो कैसा सुहाना सा मौसम रहता था, लोग कितने खुश थे। और आजकल के टाइम में कि बारिश नहीं हो रही, लोग कितने परेशान है, ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई कोरोना के टाइम में, ये सब बारिश ना होने की वजह से ही है। तो इसी पे एक गाना आने वाला है, ये बादलों में शान। इसके अलावा मेरी एक और मूवी आने वाली, फिजा में तपिश, जो जिहाद के ऊपर है। उसमें मैसेज पहुंचाने के लिए मुझे टेररिस्ट बनना पड़ा। तो उसमें मैं एक टेररिस्ट हूँ, जो मैं ही जिहाद कराती हूँ लड़के से। वो मूवी आने वाली है, इतना ही मैं बता सकती हूँ, सारी मूवी तो आप देखोगे तभी समझ आएगी। बाकी आरपी पट्टायक सर काफी नोन डायरेक्टर हैं साउथ के, तो उनके साथ जो मैंने मूवी करी अलीशा, वो एक हॉरर मूवी है जो डॉल्बी एटमॉस पे बनी है, जो थिएटर पे ही रिलीज होगी, क्योंकि वो ऐसी मूवी है जो हॉरर मूवी आज तक पता नहीं शायद बनी भी हो, लेकिन डॉल्बी एटमॉस में बहुत कम बनी होंगी, अभी बनी होंगी तो आई डोंट नो, लेकिन उस टाइम पे जब शूट हो रहा था तब नहीं बनी थी। तो डॉल्बी एटमॉस पे वो हॉरर मूवी बनने वाली है अलीशा, जो थिएटर पे आने वाली है। बाकी आ भी जाओ पिया, जो मेरे खुद के शहर में शूट हुआ है, उसमें काफी नोन किरदार भी हैं, तो वो भी आने वाली है। और एक और मैंने करी थी, वो पता नहीं वो कब आएगी। इतनी मूवी का तो कंफर्म है, बाकी ये मर्द बेचारा एक और मूवी करी थी, वो पता नहीं कब आएगी, लेकिन ये 4 का तो है कि वो आने वाली है। और एक तो आपने देख ही लिया। मैंने देखा, और जी। आगे भी आपकी मूवीज हाँ देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आप जिस टाइप के सोशल इश्यूज पे काम कर रही हो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू बेस्ट ऑफ सो लक। मच। एक आखिरी सवाल के साथ हम हाँ इंटरव्यू को जी, हाँ खत्म जी, करते हैं। बस ये बताइए कि आने वाले 5 साल में आप जिस टाइप की मूवीज पे काम कर रही हैं, सोशल इश्यूज को ज्यादा कवर करिए, आने वाले 5 साल में आप क्या ऐसी ही मूवीज पे काम करना चाहेंगी, या फिर आप कुछ बदलाव अपने अपने जो आपने शेड्यूल प्रिपेयर किया है उस पर करेंगी, या फिर आप कैसे ही कंटिन्यू करना चाहेंगी? देखो फ्यूचर का साथ में तो ये किसी भी नहीं कि आप पता। आने वाले 5 साल की सॉरी, आप साथ में ये भी बताइए कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कैसे कहाँ देखती हैं? देखो मुझे लगता है कि पता नहीं कौन टपक जाए, यू नेवर नो। आने वाले 5 साल में मैं कहाँ देखती हूँ। मुझे बस अपने कर्म पे बिलीव है, अपने कर्म अच्छे करने हैं। बाकी तो ईश्वर की इच्छा क्या है वो वही जानता है। बस मेरे हमेशा से यही ख्वाहिश भी रही है अंदर से, क्योंकि मैं झारखंड से भी हूँ, पूरी मैंने अपनी जर्नी भी शॉर्ट में बताई है कि कैसी कैसी परिस्थितियों में मैं गई भी हूँ। तो जो चीज मुझे बुरी लगी है उसे मैं ऑब्वियसली हटाना चाहूंगी। तो आने 5 साल के बाद पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ अभी से इतना तो है ही। और मुझे अपने जिगरे पे भी इतना कॉन्फिडेंस है कि आने वाले टाइम में भी वो सोशल इश्यूज पे ही बनाएगा। और आगे तो पता नहीं यार कौन जीता है कौन मरता है, यू नेवर नो। तो लेकिन मुझे पसंद यही है कि मैं कुछ ऐसे ही काम करूं। बाकी मैं थिएटर से जुड़ी हुई हूँ, राज थिएटर ग्रुप दिल्ली, नाट्य किरण मंच मुंबई, मेरे मेरे गजराज नागर सर, देव पौलदार सर, ये सारे मेरे गुरु लोग हैं, जो जिन्होंने काफी मुझे मुझे हमेशा इनकी वजह से ही इतना कॉन्फिडेंस आता है कि आगे मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना है। मैंने काफी प्ले किए हुए हैं, जो मतलब बचपन से ही मुझे इन सब चीजों में ही घुसाया हुआ है। मेरी मम्मी ने कथक सिखाया, और जो हमारी सभ्यता है, ट्रेडिशन है, इन्हीं सब चीजों में घुसाया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो अभी तक मेरी जो उम्र है 25 साल, इस 25 साल की जर्नी में जो मैंने सीखा है वो आने वाले 5 साल में चेंज होगा, मुझे नहीं लगता। तो आने वाले 5 सालों में भी मैं वही चीजें करूंगी जो मैं करते आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो पता नहीं कब जीना है कब मरना है, you never know। दैट्स हाँ रियली ग्रेट रिचा, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रीसियस टाइम दिया, मतलब सारी बातों को बहुत अच्छे से कंक्लूड किया।